भाजपा के वरिष्ठ नेता और सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक आदरणीय प्रमोद जी सामंत जी, आदरणीय सभी हमारे महामंत्री जी और आदरणीय चंचल जी और प्रेस से पधारे हमारे सभी देवतुल्य बंधु और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जिस प्रकार से आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब ने और माननीय फूल सिंह जी ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां और साथ ही आने वाले वर्षों में किस प्रकार का हमारा विजन है, किस प्रकार के शहर को हम क्या देने जा रहे हैं, किस प्रकार की योजना है, विकास की क्या संभावना है और उनके माध्यम से शहरवासियों को तोहफा दे सकें, आपने विचार रखे। माननीय फूल सिंह जी साहब से भी इन्होंने अभी तक राज्य सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उसमें से बहुत सारी आपको बताई आपने। मैं तो छोटा सा आप पास ये पूरा ये आपको जानकारी आपको प्रदान की गई इस पत्रक के माध्यम से। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः आपका स्वागत करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि 1 वर्ष की जो भजनलाल जी सरकार की विशेष उपलब्धियां रही है राजस्थान के लिए, वो मैं बहुत संक्षिप्त रूप से आपको निवेदन करना चाहूंगा। दूरगामी निर्णय से आर्थिक समृद्धि के द्वार कैसे खुले, और इसके लिए यहाँ पर जयपुर में 9 और 10 दिसंबर को एक राजस्थान राइजिंग समिट का जो आयोजन किया गया, उसके अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों को आमंत्रित किया गया और उसका समिट में जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लोगों ने अपने इन्वेस्टर्स ने जो अपना विजन प्रस्तुत किया और साथ ही साथ 35 लाख करोड़ से भी अधिक के जो प्रस्ताव उन्होंने निवेश के लिए प्रस्तुत किए, उसका एमओयू भी हुआ है। प्रदेश में पानी की कमी जो अपन महसूस कर रहे हैं, तो प्रदेश में पानी की कमी और जो कई वर्षों से राजनीतिक मुद्दा बना रहा, और राजस्थान के आज के अखबार में आपने भी देखा होगा कि राजस्थान के पूर्वी जो हमारा भाग है, उस पूर्वी भाग के 21 जिलों में पानी की व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो, तो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ में मिलकर एक एमओयू हुआ जिसके अंदर उन 21 जिलों में ठीक से पानी मिल सके और 2,51,000 स्क्वायर जो 2,51,000 जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर सिंचित क्षेत्र को किस प्रकार से हम ठीक से पानी की व्यवस्था कराकर वहां खेती भी कर सकें। तो मैं सोचता हूं कि जिस तरह से ईआरसीपी हेतु ऐतिहासिक जो हुआ है, इस योजना से पूर्वी राजस्थान को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर कैसे बने, विभिन्न जो काम हुए हैं, कितना मेगावाट जो हमको अतिरिक्त मिलेगा, और आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, यह भी प्रयास हमारे इस 1 वर्ष के जो कार्यकाल में हुए हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ में हमारे जितने भी चाहे निजी उद्योग हो चाहे हमारे राजकीय उद्योग हो, उन सभी उद्योगों के माध्यम से भी हम किस प्रकार से वहां पर नियुक्ति दे सके, उनको रोजगार प्रदान कर सके, आर्थिक स्थिति अपने राजस्थान की ठीक से कैसे रहे, और इसके लिए जो प्रयास किए हैं निसंदेह बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में स्वास्थ्य योजना और स्वस्थ राजस्थान ये किससे कैसे बने, आपने देखा होगा अभी कि मुख्यमंत्री आरोग्य योजना शुरू की, जिसमें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कई प्रकार की उसमें सुविधाएं प्रदान की गई हैं। किसानों के कल्याण के लिए आदरणीय फूल सिंह जी ने बात कही है, अभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीबन 63,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह को 262 करोड़ रुपए की राशि आजीविका संवर्धन हेतु उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ साथ में शिक्षा के क्षेत्र में विचार करें तो 37 नए महाविद्यालयों को खोला गया है। अनेक महाविद्यालय ऐसे जहां पर निर्माण की आवश्यकता थी, कुछ वहां पर भवन निर्माण की आवश्यकता थी, वह काम भी हुए हैं। पेपर लीक का अगर आप देखें मामला, तो पेपर लीक में भी 200 से भी अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है और 20 से भी अधिक यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा करवाई गई है, और उसके अंदर आपने देखा कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम हुए हैं, घुमंतु आदिवासी समुदाय के लिए पट्टे वितरित किए हैं, और गार्गी पुरस्कार हेतु 27 करोड़ 65 लाख रुपए का, और बालिका प्रोत्साहन हेतु योजना में 38 करोड़ 5 लाख रुपए इसमें वितरित लाभान्वित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह सरकार
ये सभी मोर्चों पर। और क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की सोच है, उन्होंने 4 स्तंभ बताए, युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों वर्गों को किस प्रकार से ठीक से सभी प्रकार की सुविधा प्रदान कराकर विकसित भारत 2047 तक भारत विकसित कैसे बने, और इसी थीम को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान के लिए प्रयास किए। आपने देखा होगा कि जो वादे, जो मैनिफेस्टो में जो बात की गई थी, उसमें कम से कम 55% जो कार्य उन्होंने जनता से जो वादे किए थे, उन 55% कामों को पूरा कर दिया गया है। और आगामी वर्षों में जिस प्रकार से एमओयू हुआ है, जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो करोड़ों पौधे लगाए गए, करोड़ों पौधे पेड़ का स्वरूप धारण करें। कुल मिलाकर यह प्रयास किया कि एक समुचित विकास के माध्यम से हर वर्ग को इसका लाभ मिले। और चाहे हमारे, आपने देखा होगा कि विश्वकर्मा स्मृति योजना के माध्यम से जो 18 प्रकार के उद्योग हैं, उनको भी ठीक से ऋण कैसे मिले, और उनको कुशल प्रशिक्षण, उनके जो कारीगर है उनको शिक्षण मिले, और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को ठीक से बाजार मिले। ये सभी व्यवस्था भी की गई है। समय समय पर राजस्थान के विकास में जो काम किए हैं, जनता ने भी सराहा। और आपने देखा होगा कि अभी जो हमारे उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में भी राजस्थान के अंदर 7 उपचुनाव में से 5 सीटों पर भाजपा को विजय श्री का वर्ण जनता ने दिलवाया। ये श्रेय जाता है आदरणीय भजनलाल सरकार को, भाजपा की सरकार को। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है, और जनता के सहयोग से जो विकास के काम हुए, मैं निसंदेह 1 वर्ष के इस कार्यकाल में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, जो राजस्थान वासियों को जो उन्होंने नया जो आयाम स्थापित किए विकास के, और जो उन्होंने उपहार दिए हैं, जिस प्रकार से नई खुशियां उनको प्रदान की है, हर वर्ग के कल्याण के लिए जो काम हुए, मैं भजनलाल जी सरकार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही राजस्थान की महान जनता ने जो कदम कदम पर सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, अधिकारियों ने भी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपना योगदान दिया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर से सबसे ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि अगर आपका प्रेस का अगर सहयोग नहीं मिले तो, और हमारा सौभाग्य उदयपुर की जो प्रेस है, ये बहुत सकारात्मक सोच के साथ में काम कर रहे हैं, और एक राजस्थान के अंदर आपने उदाहरण रखा है। मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, और यही निवेदन करना चाहता हूं, आपका सहयोग मिले। और हमारे दोनों विधायक महोदय ने जिस प्रकार से शहर के विकास की जो बातें करी है, हम वास्तव में अपने आप के गर्व की अनुभूति करते हैं कि आनंद ताराचंद जी साहब ने जो ऐसे कठिन काम थे, जिनको कर पाना हमारे भी समझ से परे थे, लेकिन उन कामों को भी आपने पूरा किया है। और फूल सिंह जी तो हमेशा लगे रहते हैं काम में। तो इस बजट के अंदर भी, राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत हुआ, उस बजट के अंदर भी जो सौगातें प्रदान की प्रत्येक वर्ग के लाभ के लिए, और प्रत्येक वर्ग ने इस बजट को सराहा। और बजट के अंदर बहुत कुछ हमारे उदयपुर संभाग को भी मिला है, राजस्थान को मिला है। एक बार पुनः आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कि मानव मोबाइल चिकित्सालय के अंदर सरकार ने काफी बड़ी राशि व्यय करके और उसके ऊपर सेकंड मंजिल बना दी, 2 मंजिल बनी हुई थी, उसके ऊपर सेकंड, लेकिन इंजीनियर की लापरवाही, गलती या आगे बेईमानी जो भी रहा हो, तो वो बिल्डिंग बैठ गई है। इस मामले को काफी गंभीरता से उठाया, सरकार ने भी उसके चिंतन किया। अब इसके ऊपर सरकार ने वापस, अभी मैंने कभी आपने कह दी हम बना देंगे, बनाओगे किस मत से, तो शायद यूआईटी को पैसा निर्देश दिया, कुछ सरकार देगी और वापस इसका निर्माण 1.5 साल में, तो जनाना हॉस्पिटल का भाग बैठा है उसको नया बना देंगे। शहर में जहाँ जहाँ भी कुछ काम इतना है, तो संसाधन इतने उपलब्ध नहीं है, टेंडर हो रहे हैं, आधा यूआईटी करेगा, आधा नगर निगम करेगा। इसके साथ साथ लगभग 3 करोड़ रुपए के शहर के सभी थानों के अंदर कैमरे लगे हैं। अब वो अभय कमांड से नहीं जुड़ेंगे, वो उन थानों से जुड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर केवल सबको यहाँ लाना, यहाँ जोड़ना, तो उसके लिए ये तय किया था प्रशासन वे आप थानों से जोड़ो। उस थाने का जो सर्कल है उसके अंदर जो चिन्हित किए हैं हाई मार्क्स, अब वो क्या हुआ, फाइनल हो गए, टेंडर हो गया, तो फिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन के कहना था साहब ये 5 मेगा के हैं, ये 8 ही है,
ये उनका ही प्रस्ताव था। फिर नए आए, उनका 8 बढ़िया होगा, शायद वापस रीटेंडरिंग करके प्रयास करेंगे कि महीने 2 महीने के अंदर सारे शहर के अंदर जहाँ आवश्यक पुलिस को होगा वहाँ सभी कैमरे लग जाएंगे। फिर मैंने ये भी कहा, मान लो आपको कम लगे तो 50 लाख रुपये रिजर्व बोर्ड से देने पड़े, मैं दूंगा, घर जाएंगे ना धन्यवाद उसी के जरिए से। आपने देखा होगा शहर के अंदर काफी कुछ अतिक्रमण राजनीति से ऊपर उठ के पार्टी ने प्रयास किया है बिना भेदभाव के, ये तो अतिक्रमण मुक्त हो, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जनता भी मन बना चुकी है। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कहीं ऐसा मामला आ जाए तो सकारात्मक ही दिखे, तो जनता के हित में करे। हमारे पास भी कई दबाव आते हैं, पार्टी के बाद भी दबाव आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं शहर अतिक्रमण मुक्त। जैसे शहर के अंदर 37 विद्यालय हैं, उसके अंदर शिक्षा से जुड़े हुए राजनीति के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ हैं उनको हमने हर विद्यालय के अंदर 2-2 प्रतिनिधि, उनको राजनीति करना नहीं, उस विद्यालय का कैसे परिणाम ठीक हो, विद्यालय के अंदर सुविधाओं का अभाव है तो वो वहाँ की दानदाताओं से, भामाओं से के माध्यम से या मेरे माध्यम से उस विद्यालय का विकास करने के लिए, ये तो हो गया 30 वर्ष का इसका उत्तर। ऐसे ही आपने देखा होगा कि नेहरू हॉस्टल के बाद, नेहरू हॉस्टल के पास वर्षों से वो लंबित था, ओवरब्रिज के साइड में सबको रॉन्ग साइड जाना पड़ता। मैंने वीसी से बात की, वीसी को मुख्य मिलाया और उस रोड को काम चालू करवा दिया। पुलिस वालों का लगता है दिखा क्यों नहीं, सही ड्राइवर और ड्रेस कोड वो ना दे देंगे, किसी उद्योगपति से मदद लेके यूनिवर्सिटी दे, नगर निगम दे। और मेरा प्रयास है, बहुत टेढ़ा काम है, पहले कई बार प्रयास किए, लेकिन अब जरूर प्रयास ये करेंगे फाइनल कि इनको इस स्थिति पर लाना है कि मैं किसी टेम्पो में बैठ रहा हूँ, कुछ वारदात हो जाए, उसमें साइड नंबर प्लेट, फोन नंबर सब लिखे हुए रहेंगे। ये प्रयास चालू है। जैसे शहर के अंदर मैं भी कई बार देख रहा हूँ, अभी धीरे धीरे गाड़ी मर्जिया जहाँ खड़ी कर रहे हैं, एक ही है। अब मैं जब भी उनको कहता हूँ तो साहब हमारे पास एक ट्रेन है, अब एक गाड़ी को उठाकर वहाँ ले जाने में ऐसा लगता है, एक व्हीकल ही उठ पाता है, दिन भर में 7-8 व्हीकल से ज़्यादा नहीं उठते। तो अब उसके लिए 2 ट्रेनें उठाने वाली, भाई लाइन के पार होगा तो ठीक है, लेकिन लाइन के अंदर अगर आया तो उसके लिए 2 यूडीए देवे, कलेक्टर साहब देवे, निज विधायक मत से मैं देके उनको उपयुक्त कराऊंगा। बात चल रही है, वो निश्चित रूप से मार्च के पहले क्योंकि लावारिस वाहन सब तरफ ये इसी बजट में मेरा प्रयास है, कल ही जाऊँगा मुख्यमंत्री जी को, अभी हुआ नहीं हुआ मैंने जनता पर, अगले बजट में 100% उसको खाने के रूप में पास करवाएंगे। अब मैं आपसे लास्ट में आपको मुख्यमंत्री ने उसी दिन हमको ये कहा है कि भाई आप अपने बजट में बजट के लिए कुछ क्या और दे सकते हैं, और देना ऐसा कि सरकार कर पाए, ये सब सुझाव देना, क्योंकि सरकार भी चलानी है, ये भी करना चाहिए, बाद में बताएंगे। भाई अक्षय जी और हमारे चंचल जी भाई साहब के इस सहयोग से सभी मीडिया कर्मी भाई यहाँ पर आज सभी शामिल हुए हैं, और मेरे सभी पदाधिकारी भी यहाँ पर पार्टी के भी कार्यकर्ता कुछ है। तो मैं तो सभी का, आप लोगों का आभार व्यक्त भी करता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ कि आज वास्तव में बहुत ही साल भर के बाद में, हमारी सरकार आने के बाद में, जो वास्तव में
1 साल में जो काम किया एक इतिहास के तौर पर देखा जा रहा है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सरकार बनी और पहला बजट आया तो उसमें हमारे गांवों के अंदर जो पढ़ाई का स्तर को ऊंचा करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर हर जगह 5-5 आंगनबाड़ी खोलने का हमने जो वादा किया है उसके ऊपर खरा उतरने का हमने प्रयास किया है। योजना पूरी हो चुकी है। मैं उदयपुर शहर और मेरे साथ कई कुछ घरों के विधायक बैठे हुए हैं। विस्तार से आपको सारी बातें कही। एलिवेटेड रोड 10 वर्षों से लंबित था, उसको हमने बनाया है। शहर के सभी चौराहे, भले फतेहपुरा हो, भले हाथीपुर का चौराहा हो, दुर्गादर्शी चौराहा हो, इन सब चौराहे को चौड़ा करने का शहर की, क्योंकि पर्यटन नगरी है। आपने देखा होगा आयर आज एक गंदा नाला बन के रह गया था, जिसको आज शहर के अंदर आगामी समय में देखोगे सेकंड रिवर साबरमती रिवर फ्रंट बनेगा। इसी तरह से कई काम ऐसे हैं कि आज पर्यटन लगी है, थाने नए बनेंगे, अंदर डिवाइडर बनेंगे। कई काम ऐसे हैं कि जिसके अंदर शहर के अंदर जो कमियां रही हैं पिछले कई वर्षों से, क्योंकि हमारी मजबूरी रहती है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार, क्योंकि एक योजना को क्रियान्वित करने में 3-4 साल लगते हैं। जनता पलट देती है। पहले वसुंधरा जी करके गए, में विराम लग गया 5 साल के अंदर सारे काम को उन्होंने ठंडे बच्चे में डाल दिया। अब फिर सरकार आई है। अब हमारी स्थिति ऐसी बन गई कि 1 साल में जितने काम हुए हैं, कल मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि बैठक बुला रहा हूँ, बताओ विकास के क्या हमारे पास तो काम सब उन्होंने पूरे कर दिए। जी भाई साहब, 3 दिन बाद नववर्ष पूरे उदयपुर में जाम की स्थितियाँ ओल्ड सिटी जाम है। आपकी बात सही है। मैंने क्या कहा, 5 साल सरकार चली गई। अब आप इससे आपको मैंने जो आपको पत्र दिया है, ये काम अगले साल इसी दिन वापस पूछना। मैंने पहले कह दिया कि इसमें से 75% मैं पूरे करूँगा। नया एलिवेटेड 10 साल से क्या दूसरा एलिवेटेड, आपको एलिवेटेड बने या रोड बने, रेलवे जमीन उपलब्ध कराएगा। मैं एलिवेटेड बनवाऊंगा पूरा, ठेठ पुला चौकी पुराने पुलिया तक यहाँ से। हर रविवार को दिवाली वाले चौराहे पे हमेशा जाम लगता है, वो ज्यादा जब ऐसा है। देखो, नगर निगम की जो पार्किंग बनी थी वो खाली पड़ी है, रोड पे सड़कें। बात सुनो, ऐसा ये बात सही है। अब एक तो अपनी आदत क्या है कि चौराहे पे घूमते थे, जिधर आए जाते थे। अब वहाँ के लाल बत्तियाँ लग गई। मैंने पूरे आखिरी समस्या को एसपी खुद बड़े रखकर खड़े रखकर वहाँ सारी ट्रैफिक लाइनें चेक होने के बाद अब आपकी आदत तो 1 मिनट आधे मिनट में निकलने की है, वहाँ 2 मिनट रुकना पड़ेगा। तो उस थोड़ी सी आदत को सुधारो, उसके बाद नहीं होगा तो आपके साथ मैं जाऊँगा वहाँ, कहूँगा भाई ऐसा करो। उन्होंने कहा बेहतर 2 मिनट के लिए 1.5 मिनट के लिए आपको काफी चौराहे पर रुकना पड़ेगा। सर, आपने केसर नगर रोड को चौड़ा करने की बात की। आयर जो मुख्य मार्ग है, आज वो हालत उसकी ऐसी हो गई कि सारे व्यवसाय तक पहुँच चुके हैं, बाजार तक पहुँच चुके हैं। आयर मुख्य मार्ग की हालत ये है कि सारे शहर में आने के लिए रास्ते आयर गली बन चुकी है, लेकिन वहाँ पर उसका मार्ग चौड़ा कब होगा सर? वो मैं आपको ये भरोसा देता हूँ कि जितने दोनों तरफ दुकानदार हैं वो राजी कर दो। सर, गुलाब मैंने क्या कहा आपको, आज ये दोनों तरफ के दुकानदारों का राजी कर दो। एक कौन सा पिछले 15 साल से बड़गाम रोड, अभी नीचे मैं खड़ा था जब पहला व्यक्ति कल मेरे ध्यान में आया, मैंने तुरंत उसको कहा, हमारे कार्यकर्ता यहाँ है, मैंने कहा तू क्या कर रहा है, अब आ जाएगा। 15 साल लगे वो क्रियान्विति में लाने का। कौन सा बड़गाम वाला अभी कहा आप ऐसा सहमति लाओ
खाली आप कह दोगे नबी जाओगे, लेकिन सब दुकानदारों को क्या कहते हैं मुआवजा देना, चोरी करना, राजी करना। अब इसमें तो उसके लिए सर कटहरिया जी ने 2013-14 में कहा था कि हमें 700-800 करोड़ रुपए की जरूरत है मुआवजा देने के लिए, तो क्या सर इतने सालों में 10 सालों में ये व्यवस्था नहीं हुई? अरे आपने कटहरे जी ने वो काम थोड़ा आपको को लगा, उन्होंने 2 रास्ते नए निकाल दिए सर जैसे कि अरे आप इसका उत्तर सुना। पहले तो ऊपर चौराहे से सीधा वो मानियत है ओवरब्रिज, फिर इधर से सुभाष नगर का ओवरब्रिज ये निकल जाइए। हाँ ये 50 मीटर का आगे आगे अच्छा है। अब लोग अच्छा है पता है आपको, वो समाधि है रिकॉर्ड में, और समाधि को न तो सरकार कुछ कर पाती है न ये कर पाती है। तो अब समाधि के लिए मुद्दा हुआ है, तो अब 800 करोड़ आप इतनी सड़क के लिए सरकार ने दे रहे हैं, सरकार ने रोड निकाल दिए ना, और तीसरा बचा रहा शक्तिनगर बोतल लेक जो है वहाँ पर जो घर मकान वाले हैं वो 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं मुआवजे के लिए। ऐसा हुआ मैं पिछले 25-26 पिछले महीने की 25-26 में तो मैंने गया हूँ 5 बार इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, उसका निरसन करने पहले फ्लाट के अंदर कांग्रेस ने किसी की जमीन एक्विजिशन की 1000 फीट, उसको 10,000 PLC रेट में, तो सरकार ने कानून बना दिया कि अब आपको इसके समकक्ष दे पाएंगे। अब उसके अंदर ये अटक गया, अब ये मंत्री खुद भी नहीं कर पाएगा, पर मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक के अंदर फाइल कराएंगे। ऐसा मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा? उनको मुआवजा वास्तव में रुक जाऊंगा। भाई साहब सबसे लाजमी जो सवाल है, एक बेहतर सवाल है, उदयपुर शहर के अंदर रात को शराब मिल जाती है लेकिन एक बच्चे को दूध नहीं मिलता है। नाइट